दोस्तों नमस्कार। क्या नीतीश कुमार एनडीए का सिर्फ मुखौटा भर हैं, वो चेहरा नहीं है? यह सवाल इसलिए क्योंकि अब लगातार यह बात उठ रही है कि जो पैंतरा बीजेपी ने महाराष्ट्र में आजमाया था, पहले एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया और फिर एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम बना दिया, तो बिहार में होने क्या वाला है? अगर बिहार में एनडीए की सरकार बनती है तो क्या नीतीश कुमार अब बिहार के अगले मुख्यमंत्री नहीं होंगे? तो अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? क्या सम्राट चौधरी बीजेपी का वो चेहरा बनकर उभरेंगे जिसमें उन्हें मुख्यमंत्री कैंडिडेट के तौर पर बाद में पेश किया जाए? यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो गया क्योंकि बीजेपी के अंदर खाने से या एनडीए के अंदर खाने से जो आवाज उठ रही है, उस आवाज में कहीं भी नीतीश कुमार का नाम नहीं है। पहले यह सवाल अमित शाह से पूछा गया, एक इंटरव्यू में अमित शाह से पूछा गया कि चुनाव के बाद क्या नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि यह भला मैं कैसे बता सकता हूं। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे या नहीं होंगे, यह फैसला करना विधायकों का काम है। एनडीए के 5 घटक दल हैं, ये पांचों लोग जब बैठेंगे तब तय किया जाएगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। यानी कि नीतीश कुमार एनडीए का सिर्फ मुखौटा भर हैं, पीछे का चेहरा कोई और है। नीतीश कुमार मुखौटा है तो सवाल यह कि चेहरा कौन है? क्या वो चेहरा सम्राट चौधरी हैं, जिनको लेकर बीजेपी ने बहुत ज्यादा सम्राट चौधरी में हवा भरी और उन्हें एक तरीके से इतने बड़े कैनवास पर उकेरने की कोशिश की कि बड़े बड़े तुर्रम खान बीजेपी के, जो बिहार बीजेपी के, वो सब धुआं धुआं हो गए, सब हवा हो गए। कोई पानी नहीं मांग रहा है सम्राट चौधरी के सामने। वो सम्राट चौधरी जिनको लेकर प्रशांत किशोर ने तरह तरह के आरोप लगाए हैं। प्रशांत किशोर ने तो डिग्री तक पर आरोप लगाया कि सम्राट चौधरी 10वीं पास हैं या 10वीं फेल हैं या 10वीं तक पहुंचे ही नहीं, यह भी क्लियर नहीं हो रहा है। और उन्हीं सम्राट चौधरी को आगे करके बीजेपी नीतीश कुमार को पीछे करने की तैयारी में है। नीतीश कुमार बीजेपी का सिर्फ मुखौटा है, चेहरा सम्राट चौधरी है। तो सवाल यह है कि जब महाराष्ट्र की बात हो रही है तो महाराष्ट्र में तो एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद से हटाकर डिप्टी सीएम बनाया गया, यानी कि डिमोशन किया गया। अब एकनाथ शिंदे के पास काटो तो खून नहीं, लेकिन वो करें तो करें क्या, कहां जाएं? अब ये करें तो करें क्या और कहां जाएं वाले सवाल पर मैं आपको बीजेपी में यहां बिहार में लेकर आता हूं, बिहार की बीजेपी की रणनीति पर। अब आप देखिए, सीट शेयरिंग में महाराष्ट्र में जो पैंतरा बीजेपी ने अपनाया, उसमें खुद के पास इतनी सीटें रखी चुनाव लड़ने के लिए और अजित पवार के पास इतनी सीटें रखी कि एकनाथ शिंदे की जरूरत ही ना पड़े। और आज की तारीख में अगर एकनाथ शिंदे नाराज होते हैं, अगर वो जाना चाहते हैं, तो शौक से जा सकते हैं। न बीजेपी उन्हें रोकेगी, न बीजेपी उन्हें मनाएगी, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस की सरकार अकेले बीजेपी और अजित पवार के सहयोग से चल सकती है, और अजित पवार भी डिप्टी सीएम है। यही पैंतरा बिहार में बीजेपी ने अपनाया है। यह 101 बनाम 142 की फाइट एनडीए के अंदर है। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं। पप्पू यादव का वो ट्वीट आपको याद होगा। पप्पू यादव ने साफ तौर पर कहा कि बिहार में एनडीए ने नीतीश कुमार की राजनीतिक तौर पर एक तरीके से उनको खत्म करने का काम किया है। यह लड़ाई 101 बनाम 142 की है। 142 पर बीजेपी और 101 पर जेडीयू। अब आप सोच रहे होंगे कि 101 पर जेडीयू तो ठीक है, लेकिन 142 पर बीजेपी कैसे? वो ऐसे, ठीक महाराष्ट्र वाला पैंतरा कि अजित पवार को साथ ले लो और उसके बाद फडणवीस की सरकार चलती रहेगी, एकनाथ शिंदे रहें या ना रहें, नाराज हों या ना हों, साथ में उन्हें रहना पड़ेगा। अगर उन्हें सरकार में रहना है तो बेइज्जती सहनी पड़ेगी, अपमान सहना पड़ेगा। प्रमोशन हुआ था पिछली बार, डिमोशन हुआ है इस बार, तो यह डिमोशन भी सहना पड़ेगा। क्या नीतीश कुमार और जेडीयू इसके लिए तैयार है? क्या चुनाव के बाद सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री और नीतीश कुमार डिप्टी सीएम बनेंगे? और अगर डिप्टी सीएम नहीं बनते, कि 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, 19 साल से डिप्टी सीएम नहीं बनते, तो क्या करेंगे नीतीश कुमार? कहां सेट किया जाएगा नीतीश कुमार को? नीतीश कुमार को तो बीजेपी और आरजेडी सब लोग मिलकर कहीं ना कहीं एक तरीके से उन्हें दिमागी तौर पर अस्वस्थ घोषित कर चुके हैं। आपको याद होगा, जब नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ थे, तब नीतीश कुमार को बीजेपी क्या कहती थी कि दिमागी रूप से ये बिल्कुल आउट हो चुके हैं, न जाने क्या इनको दवाई खिलाई जा रही है।
अब जब वो बीजेपी के साथ सट गए हैं तो यही बातें तेजस्वी यादव और आरजेडी कहती है। यानी कि नीतीश कुमार, और सार्वजनिक तौर पर नीतीश कुमार की जिस तरीके से भाव भंगिमाएं हैं उसमें यह बात गलत भी नहीं लगती। तो होने क्या वाला है? क्या महाराष्ट्र की तर्ज पर ही बिहार में राजनीतिक गणित सेट किया गया है? अब आप देखिए, 101 पर बीजेपी खुद लड़ रही है। 29 सीटें चिराग पासवान को बीजेपी ने गठबंधन में दी, तब जबकि पिछले विधानसभा चुनाव में सिर्फ एक सीट पर चिराग पासवान जीते थे। एक सीट से 29 सीट तक का सफर चिराग पासवान ने यूं ही नहीं तय किया। बीजेपी ने चिराग पासवान के कंधे पर बंदूक रखकर नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की तो राजनीतिक हैसियत ही नहीं है कि कहीं और जाएं। अगर जीतन राम मांझी ये सोचते भी हैं तो उनकी पार्टी खत्म कर दी जाएगी। ऐसे ढेरों उदाहरण हैं जब बीजेपी ने बड़ी बड़ी पार्टियां खत्म कर दी, जो भी ये राज्य लेवल की पार्टियां होती हैं। और उपेंद्र कुशवाहा जानते हैं कि वो बीजेपी की बदौलत ही राज्यसभा में बैठे हुए हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी कहीं जाएंगे नहीं। और चिराग पासवान तो प्रधानमंत्री मोदी के हनुमान हैं, तो हनुमान को तो अपने मालिक की, यानी कि अपने राम की सुननी ही है। और कहीं ना कहीं अब जिस तरीके की स्थिति बिहार के इस चुनाव में बन रही है, जिसमें मोदी के हनुमान चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा ये लड़ रहे हैं 142 सीटों पर। जीत के लिए चाहिए जादुई आंकड़ा, आप अच्छे तरीके से जानते हैं। वो जादुई आंकड़ा क्या है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। 122 सीटों का वो आंकड़ा है। और अगर 122 सीटें अगर ये एनडीए गठबंधन ले आता है तो आप मुझे बताइए नीतीश कुमार की जरूरत क्या है? नीतीश कुमार, लेकिन जब जब नीतीश कुमार को कमजोर समझा गया है तब तब नीतीश कुमार बहुत ताकत के साथ उभर कर सामने आए हैं, बहुत ताकत के साथ। और नीतीश कुमार को कमजोर समझने की भूल बीजेपी बिल्कुल ना करे, क्योंकि अभी एक दरवाजा कांग्रेस की तरफ भी खुलता है, महागठबंधन की तरफ भी खुलता है, जिसका इशारा पप्पू यादव ने किया है कि नीतीश कुमार को सम्मान कोई दे सकता है तो कांग्रेस दे सकती है। इसलिए अभी बिहार की राजनीति बहुत सोच समझकर समझने की है। ये महाराष्ट्र नहीं है, ये बिहार है। बिहार जो उड़ती चिड़िया के भी हल्दी लगा देता है।